आज इस बुलेटिन में जो पहली खबर हम आपको समझाने वाले हैं वो खबर होगी बिहार में किसको किसको कैशलेस इलाज की सुविधा, क्योंकि आज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दूसरी खबर आपको बताएंगे एक साथ 14 सीओ पर कार्रवाई क्यों हुई है, ये आपको समझाएंगे। तीसरी खबर आपको बताएंगे एसआईआर पर सुप्रीम फैसले को समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुना दिया है। और चौथी खबर आपको बताएंगे यूपी में बकरीद पर हाई अलर्ट क्यों है, प्रशासन की तैयारी कैसी चल रही है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले सम्राट सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, विधानमंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों के साथ साथ इन सभी के परिजनों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का फैसला लिया है। अब सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को सीधे तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार की सम्राट कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा उस फैसले की हो रही है जिसमें कैशलेस इलाज की सुविधा देने की बात है। केंद्र सरकार के वर्तमान और रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी, उनके परिजन, राज्य के सरकारी कर्मचारियों, उनके आश्रित, रिटायर्ड पेंशनधारी और पारिवारिक पेंशनधारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इनके साथ ही विधानमंडल के सदस्यों, पूर्व सदस्यों और उनके परिजनों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति जो आयुष्मान कार्ड का संचालन भी कर रही है, उसके अंतर्गत ही इसकी व्यवस्था की जाएगी और जल्दी ही इसकी व्यवस्था चालू हो जाएगी। लंबे समय से सरकारी कर्मियों की ओर से ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही थी। सरकार के फैसले के बाद अब सरकारी कर्मियों, उनके आश्रित परिजनों और सेवानिवृत्त पेंशनरों को इलाज के लिए जेब से तत्काल खर्च नहीं करना पड़ेगा। चिन्हित अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ा लाभ मिलेगा। देखना होगा कि सरकार इस योजना को जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से लागू करती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको कैशलेस इलाज वाली खबर को समझाते हैं। दरअसल आज सम्राट कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो ऐसे में सवाल अब ये भी है कि ये जो कैशलेस इलाज वाली सुविधा है, इसमें कैसे फायदा मिलने वाला है। आप इस पूरी खबर को समझिए। देखिए, सम्राट सरकार ने कैशलेस इलाज की सुविधा का एक बड़ा तोहफा सरकारी कर्मचारियों को दिया है। अब किस किस को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, आप ये भी जान लीजिए। तो इसमें जो शामिल लोग हैं वो होंगे विधानमंडल के सदस्य, यानी कि दोनों ही विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल के सदस्य होंगे जो वर्तमान में हैं वो भी, और जो पूर्व हो चुके हैं यानी जो अब नहीं भी हैं, पहले इसके सदस्य रहे हैं, वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही उनके आश्रित भी इसका लाभ अब उठा पाएंगे। अब आपको बताते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी ये फायदा मिलेगा, वर्तमान में जो कर्मचारी हैं उन्हें फायदा मिलेगा और रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है, उनके आश्रितों को भी ये फायदा मिलेगा। किस किस को कैशलेस सुविधा के इलाज मिलने वाली है, तो उसमें आपको ये भी बता दें राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी, मतलब बिहार राज्य में जो सरकारी कर्मचारी हैं वर्तमान में काम कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलेगा, जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी फायदा मिलने वाला है और उन दोनों के आश्रितों को भी फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ रिटायर्ड पेंशनधारी राज्यकर्मी पति पत्नी को भी ये फायदा मिलने वाला है, यानी कि इसमें वो भी आते हैं। पारिवारिक पेंशनर जो रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, यानी कैशलेस इलाज वो करा सकते हैं। अब कैशलेस इलाज वाली खबर को आप समझिए। दरअसल लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी और इससे लाखों परिवारों को फायदा मिलेगा। कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, अस्पताल में जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा और जो लंबी मांग चल रही थी सरकारी कर्मचारियों की वो अब पूरी हो गई है।
बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीओ पर एक्शन लिया है और ये कार्रवाई काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर की गई है। किसी का वेतन रोका गया है, किसी के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई है, तो किसी के खिलाफ आरोप पत्र भी गठित किया गया है और मंत्री ने यह भी कहा है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। अब आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि एक ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार का एक ऐसा विभाग जो किसी न किसी कारण सालों भर चर्चा में बना रहता है, कभी भ्रष्टाचार को लेकर तो कभी लापरवाही को लेकर। पिछली सरकार में विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कड़ाई शुरू की, सख्त संदेश दिया। आज के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक साथ 14 सीओ पर एक्शन लिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ साफ ये कह दिया कि कार्रवाई यूं ही आगे भी जारी रहेगी। भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के कारण आरोप पत्र गठित हुए हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई अलग अलग तरह के आरोप हैं और आने वाले समय में मैंने स्पष्ट कहा है कि एक ईमानदार मंत्री किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि एक साथ 14 सीओ पर हुई कार्रवाई के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, बिहार की सरकार में राजस्व विभाग मानो एक्सपेरिमेंटल जोन बना हुआ है। सत्ता पक्ष ने इस कार्रवाई को जायज ठहराया है। अभी तो शुरुआत है, देखिए आगे आगे होता है क्या। वहीं विपक्ष के नेता कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक और सरकार कार्रवाई करती है, फिर उसी अधिकारी का पोस्टिंग भी कर दिया जाता है, तो धरातल पर ये कार्रवाई अंजाम तक नहीं पहुंच पाता है। सवाल है कि पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और जब कार्रवाई होती है तो सवाल खड़े किए जाते हैं। ऐसा क्यों? खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक साथ 14 सीओ के ऊपर एक्शन संदेश है कि लापरवाह और घूसखोर अधिकारी चेत जाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एक साथ 14 सीओ पर कार्रवाई के मायने अब आप समझिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और कार्रवाई की गई है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, अब आप खबर तो समझिए। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने ये एक्शन लिया है जिसके तहत एक साथ 14 सीओ पर कार्रवाई की गई है। एक साथ 14 सीओ पर एक्शन किस लिए लिया गया, इसे आप समझिए। तो ये सभी अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता में लिप्त मिले हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है। अब 14 सीओ में किस पर किस लिए और क्या एक्शन लिया गया है, ये आपको डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राकेश कुमार की। राकेश कुमार जो कि तत्कालीन सीओ पत्थरघट में पोस्टेड हैं, उन्हें घूस देते गिरफ्तार किया गया है। आरोप पत्र इनके खिलाफ गठित किया गया है। दूसरा नाम है अनुज कुमार का। अनुज कुमार पाटलिपुत्र के सीओ हैं। आरोप इनके बारे में पता भी जो है क्लियर नहीं है, लेकिन वेतन पर इनके रोक लगाई गई है। उसके बाद तीसरा नाम है चंदन कुमार का। दानापुर के सीओ हैं। लापरवाही का इन पर आरोप लगा तो आरोप पत्र इन पर गठित किए गए हैं। उसके बाद चौथा नाम है पंकज कुमार का, सीओ शिशवन। आरोप पत्र गठित किया गया है। इसके अलावा हम आपको बता दें, संजीव कुमार त्रिवेदी का भी नाम इसमें शामिल है, जो राघोपुर के सीओ है। आरोप पत्र गठित किया गया है। राकेश कुमार सीओ पालीगंज, आय से अधिक संपत्ति और अवैध बालू खनन का आरोप है। वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। बुच्ची कुमार तत्कालीन सीओ सुपौल के, अवैध दाखिल खारिज का आरोप है। मामले में कार्रवाई हुई है। राजकिशोर शर्मा सीओ गोपालपुर के भागलपुर, जिन्हें 5 साल तक पेंशन कटौती का एक्शन जो है लिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नाम की। तो रजत कुमार बर्नवाल हैं, सीओ गोपालगंज। आरोप पत्र गठित किया गया है। अमलेश कुमार हैं, सीओ एकमा। लापरवाही का आरोप है और आरोप पत्र इसमें गठित किया गया है।
कुमारी अंचल हैं सीओ छपरा सदर की, आरोप पत्र गठित हुआ है। अनिल कुमार हैं तत्कालीन सीओ बैरिया के, गलत जाति प्रमाण पत्र का आरोप है, इस पर भी आरोप पत्र गठित किया गया है। और अनिल कुमार हैं तत्कालीन सीओ बैरिया के, और इसके साथ ही सतीश सिंह का नाम भी है, सीओ इसुआपुर सारण, वित्तीय अनियमितता का आरोप है, आरोप पत्र गठित किया गया है। ऋषिका जो कि सीओ कांटी की हैं, सरकारी जमीन निजी नाम पर दाखिल खारिज का इन पर आरोप है, जिन्हें निलंबित किया गया है, यानी कार्रवाई के तहत सस्पेंड किया गया है। तो ये नाम हमने आपको बताए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब आप ये जान लीजिए कि 14 सीओ पर एक साथ जो कार्रवाई हुई उसके मायने क्या हैं। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। भ्रष्टाचार पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, ये साफ संदेश दिया जा रहा है। घूसखोरी करोगे तो कार्रवाई जरूर होगी, ये मैसेज लोगों के बीच जा रहा है। लापरवाही बरतोगे तो सीधा एक्शन होगा, और ये भी कहा जा रहा है सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे, क्योंकि मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह भी कह दिया है कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सवाल है, क्या एसआईआर पर विपक्ष ने गुमराह किया? ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। क्या एसआईआर पर विपक्ष ने गुमराह किया है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद खड़ा हुआ जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर कराने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के भीतर रहकर ही इस प्रक्रिया को शुरू किया था। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है। सत्ताधारी एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। हालांकि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्वाचन आयोग की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसी ने कहा कि ईसीआई मतदाताओं के साथ था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद, अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एसआईआर पर आज सुप्रीम फैसला आ गया। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम फैसले को अब आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इस पर अब राजनीति कैसी हो रही है वो भी आप समझिए। देखिए, एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम फैसले को आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की शक्तियां बरकरार रखी हैं, मतलब निर्वाचन आयोग की शक्ति आगे भी बरकरार रहेगी। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे साफ साफ कहा है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो अब आपको बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में एसआईआर चलता रहेगा। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी भी नहीं मिली है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा है वो भी जान लीजिए। तो वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया, लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला है। कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे ये तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास है। कोर्ट के आदेश के बाद आधार कार्ड भी दस्तावेजों की सूची में शामिल की गई। एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की।
इलेक्शन कमीशन ने बस ये देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने योग्य है या नहीं। एसआईआर प्रक्रिया से किसी को नागरिकता मिलती या छिनती नहीं है। कोर्ट ने निर्देश क्या दिए हैं, अब आप इसे समझिए। गैर नागरिक के शक में हटाए गए नाम के मामलों को 4 हफ्ते में गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, क्योंकि नागरिकता पर अंतिम फैसला गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को ही करना है। अब आप सवालों के जरिए इस खबर को समझिए। क्या एसआईआर पर विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जानबूझकर इसी को बदनाम करने की कोशिश की गई। सवाल ये भी वोट के लिए एसआईआर पर क्या सवाल उठाए गए, और सवाल ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष अपनी गलती मानेगा। और आपको अब अगली खबर दिखाते हैं। यूपी में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर नमाज और खुले में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी को रोकने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने भी सड़क पर नमाज ना पढ़ने की लोगों से अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बकरीद को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने सभी जिलों, खासकर संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। संभल, मुजफ्फरनगर, चंदौली, मेरठ, सहारनपुर, अयोध्या और आजमगढ़ समेत अलग अलग जिलों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और पेट्रोलिंग की। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पीएसी फोर्स तैनात की गई। डीजीपी ने असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ फौरन एक्शन के निर्देश दिए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। धर्म गुरुओं से संवाद बनाकर सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने को भी कहा गया है। दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। नमाज के लिए जो है मस्जिद और अन्य स्थान निर्धारित हैं, तो इसीलिए नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़नी चाहिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस प्रशासन का साफ निर्देश है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन के साथ मुस्लिम धर्म गुरु भी लोगों से लगातार धार्मिक परंपराओं का शांति से पालन करने की अपील कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, ईद का पर्व नजदीक है और ऐसे में अब उसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है और प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं, आप खबर तो समझिए। खुले में कुर्बानी को लेकर राज्य सरकारों ने बैन किया है। कुर्बानी को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर सख्ती रखी गई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला भी दिया है, लेकिन इसे लेकर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। खुले में कुर्बानी नामंजूर, सियासत भरपूर। देखिए, खुले में कुर्बानी और सड़क पर नमाज को लेकर प्रशासन सतर्क है। धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बकरीद से पहले यूपी में हाई अलर्ट जारी है और सभी जिलों में पुलिस और प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और खास तौर पर संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स को तैनात करने का निर्देश भी दिया गया है। सोशल मीडिया पर भी मॉनिटरिंग की जाएगी, यानी सोशल मीडिया पर अगर कोई भड़काऊ पोस्ट करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग तेज हो गई है और अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। सरकार का संदेश क्या है, आप ये समझिए। तो त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील सरकार ने की है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी सरकार ने दे दी है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। शांति समिति की बैठकें भी कराई जा रही हैं और इसके साथ ही धर्म गुरुओं से भी ये सौहार्द बना करके अपील की जा रही है कि आप सभी लोगों से अपील करें कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पर्व सेलिब्रेट किया जाए।